तो इंदिरा गांधी को जो है के कामराज ने जो है चुन लिया कि इंदिरा गांधी को जो है, क्योंकि वोटिंग हुई, वोटिंग में मोरारजी देसाई बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि हमको जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन वोटिंग में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को वोट ज्यादा मिल गई, इंदिरा गांधी को वोट मिली। अच्छा देखो एक बात और है, के कामराज जो है क्यों नहीं इनको बनाना चाह रहे थे, इंदिरा गांधी को क्यों बनाना चाह रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, के कामराज मोरारजी के बारे में मैंने बताया कि बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, उनको संभाल पाना जो है इनके बस की बात नहीं है, ऐसा उनको लगता है। इंदिरा गांधी को के कामराज समझते हैं कि ये गूंगी गुड़िया है, इनके एक नाम चलता था गूंगी गुड़िया। इंदिरा गांधी को क्या बोला गया, गूंगी गुड़िया। अब हुआ क्या, अब वो तो बाद में बताया कि गूंगी गुड़िया थी कि क्या था, है ना। इंदिरा गांधी जी कायदे से पूरा अच्छे से बताया, और मैं आपको बताने भी जा रहा हूं कैसे कैसे क्या हुआ। आप देखिए उनकी शक्ति का विस्तार, ठीक है। मैं इसी वजह से पूरी कहानी आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आएगी, आपको केशवानंद भारती का केस जो है वो समझ में आए, ठीक है, पूरा चीजें समझ में आए। तो अब हुआ क्या कि 23 तक तो गुलजारी लाल नन्ना रहे, फिर 24/1/66 से लेके 24/3/77 तक जो है इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में बन गए। मतलब एक साथ इनका टेन्योर जो है ये रहा, एक साथ रहा पूरा, ये लगभग 11 साल। अब जो है जब, और इन्हीं की सरकार में अब मोरारजी देसाई तो बने नहीं, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं अब कुछ भी हो जाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो तो बनेगी ही, ठीक है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये बने, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है इनकी सरकार में डिप्टी पीएम बनी, ठीक है। प्लस ये पहले से ही फाइनेंस मिनिस्टर का रोल जो है अदा कर रहे थे, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है इनको बना दिया गया, और बहुत अच्छा कार्यकाल जो है रहा। अब देखो क्या हुआ, 1965 में जैसे ही जो है जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, 67 में इलेक्शन होते हैं। 67 में इलेक्शन में 283 सीटें जो है इंदिरा गांधी को मिलती हैं, ठीक है। इधर समझ, ठीक है। इंदिरा गांधी को जो है 1967 में, ठीक है, 1967 में इलेक्शन होता है, 283 सीटें मिलती है, केवल और केवल 22 सीटें जो है, 22 सीट जो है ज्यादा है, ठीक है, 22 सीट प्लस, ठीक, 22 सीट केवल ज्यादा है, ठीक है। तो सरकार तो बन गई, लेकिन बहुमत जो है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, सरकार तो बन गई, 22 सीटें ज्यादा है, सरकार बन गई लोकसभा में, प्रधानमंत्री भी बनी है, लेकिन बहुमत बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात, अभी राज्यों में भी जो है उतनी सरकारें इनके पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है थोड़ी दिक्कतें हैं। सरकार बन गई, सरकार बनते ही इन्होंने घोषणा शुरू करी, इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट बताया, ठीक है। इन्होंने घोषणाएं करी और नारे देने लगी, ठीक है। 10 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में बताया कि हमारी जो योजना है वो 10 पॉइंट प्रोग्राम की योजना है, 10 ऐसे बिंदु हैं जिस पर जो है हम काम करेंगे, मेरा फोकस रहेगा कि इन बिंदुओं पर हम काम करेंगे। नारे दिए, गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन का, बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का, ठीक है। पहला क्या है तुम्हारा 10 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, 10 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में बताया, ठीक है, प्रोग्राम। फिर उसके बाद में जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, नेशनलाइजेशन, ठीक है, बैंकों का नेशनलाइजेशन के बारे में इन्होंने कहा जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने जनता से कहा कि बैंकों का, हम चाहते हैं कि जो बैंक हैं, ये बैंक जो है अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जो है मतलब समाज के हर एक गरीब को जो है बैंक खाता खुले और उनका बैंक से डायरेक्ट लिंक हो, वो अपनी जो जमा पूंजी जो है वो सारी चीजें जो है वो अपने बैंक में रखें और बैंक में उसमें सेविंग करें और सारी चीजें जो है बैंक से लेन देन करें
और इस वजह से मैं बैंक का नेशनलाइजेशन करना चाहती हूँ, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना चाहती हूँ। ठीक है, अब एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही सरकार बनी ये सारी चीजें, बैंकों का नेशनलाइजेशन के बारे में बात करी, इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर की नेशनलाइजेशन की बात करी, राष्ट्रीयकरण की बात करी, इन्होंने कहा कि अभी तक जो है, जो हम लोग सीलिंग की बात कर रहे थे ना, अभी सीलिंग की बात कर रहे थे, तो अब वो बात कर रहे थे हम लोग ग्रामीणों में, रूरल लैंड की सीलिंग की बात कर रहे थे, अर्बन लैंड सीलिंग की बात उन्होंने करी, अर्बन लैंड सीलिंग। ठीक है, अब जो है शहरों में भी जो है एक जो है लैंड की सीलिंग होगी कि हाँ, जैसे 30 एकड़ की जमीन है तो केवल अब मतलब जैसे कुछ भी किसी के पास जमीन कितनी भी हो, एक सीलिंग लिमिट बांध दिया कि 30 एकड़ जमीन जो है एक व्यक्ति रख सकता है, तो बस वही सीलिंग लिमिट अब अर्बन में भी ये जो है चालू करने की बात इन्होंने कही। और इन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा क्या कि हम प्रीवी पर्स जो है, प्रीवी पर्सेस जो है, प्रीवी पर्सेस इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, प्रीवी पर्सेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीवी पर्सेस, शायद आपने कभी नाम सुना नहीं हो, आपको मैं अभी बताऊंगा प्रीवी पर्सेस क्या है। प्रीवी पर्सेस जो है, प्रीवी पर्सेस अभी मैं आगे बता रहा हूँ। प्रीवी पर्सेस ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार का भत्ता दिया जाता था। ठीक है, इसको जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, उनको भत्ता दिया जाता था। अभी हम आगे चल के अभी बताएंगे, ठीक है, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जैसे ही इन्होंने जो है ये घोषणा करना स्टार्ट करा, तो तुरंत ही जैसे अब देखो बैंकों का नेशनलाइजेशन, अर्बन लैंड सीलिंग, बैंकों का नेशनलाइजेशन जैसे बात किया, तुरंत ही जो है जो बहुत बड़े बड़े जो है अरबपति खरबपति लोग जो थे, कारोबारी लोग थे, ये इससे नाराज हो गए। ठीक है, इंदिरा गांधी से तुरंत नाराज हो गए। ये लैंड सीलिंग की जब अर्बन में बात करें तो सब जितने भूमि वाले लोग थे, जो बहुत बड़े जो है धन्ना सेठ थे, वो लोग सब नाराज हो गए। प्रीवी पर्स की बात करें तो राजा महाराजा सब नाराज हो गए। सब एक तरफ से जो है इंदिरा गांधी के जो है अगेंस्ट में जाने लगे, लेकिन इंदिरा ही, ठीक है, और जैसे जाने लगे कोई बात नहीं, ठीक। और जैसे ही ये जाने मतलब ये सारी घोषणा करी, और घोषणा करने के बाद में कांग्रेस इंदिरा गांधी ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इनकी, मोरारजी देसाई। ठीक, मोरारजी देसाई इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंकों के इंदिरा गांधी ने जो है बैंक नेशनलाइजेशन की जो वादा कर रही थी, बैंक नेशनलाइजेशन की घोषणा कर दिया कि भाई बैंक नेशनलाइजेशन की जो है करे जाए। और जैसे ही ये घोषणा करी, तुरंत जो है कांग्रेस में ही बहुत बड़ी जो है हलचल मचने लगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई से भी ये चीज बात नहीं करी कि मैं बैंक नेशनलाइजेशन नहीं करने जा रही हूँ। इन्होंने जो है उसको आदेश पारित कर दिया बैंक नेशनलाइजेशन का। कांग्रेस में जो है इसमें इतनी उथल फतल मच गई, और चूंकि पूरी पावर में आ गई थी, पूरी इतनी जबरदस्त तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो के कामराज जो इसमें जो बात कर रहे थे, के कामराज जो है अब तो क्या हुआ है, टेन्योर खत्म हो गया है, लेकिन ये भी अब इसके क्या हो गया, ये इसके अगेंस्ट में आ गए, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आ गए हैं। क्या ये हो गए, अब इनका एक गुट बन गया कांग्रेस में। अब देखिए कांग्रेस में क्या हुआ, कांग्रेस जो है दो पार्टों में डिवाइड हो गई। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब देखो कैसे हुई, अब एक बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस में जैसे मोरारजी देसाई हो गए, के कामराज हो गए, और भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो इनका एक गुट बन गया कि अब जो है मतलब जो है इंदिरा जो ये काम कर रही है ठीक नहीं है, एक इनका गुट बन गया, और एक जो लोग थे वो क्या इंदिरा के साथ में। अब कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस ने क्या किया, ये वाला जो काम इंदिरा गांधी ने किया बैंक नेशनलाइजेशन का, इससे कांग्रेस इतनी खफा हुई कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी जैसे पार्टी से निकाला, इंदिरा गांधी कोई दिक्कत नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत अपनी कांग्रेस नई बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये INC ऐसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, R, ठीक है, और एक कांग्रेस बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस O, ठीक है, ये पुरानी वाली कांग्रेस थी, ये नई वाली इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जो बनाई गई है ये बनी। ठीक है, आपस में कांग्रेस में दो फाट हो गए, और इंदिरा गांधी की अलग और इनकी अलग। ठीक है, कांग्रेस, और इसमें क्या हुआ, जैसे ही अच्छा देखो एक बात और समझ लो,
अब ये वाली कांग्रेस अलग होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेता जो पहले इंदिरा गांधी के साथ में थे अब इसके साथ में चले गए, जिसकी वजह से अब कांग्रेस के पास क्या हुआ कि मतलब जो है उनकी सीटें कम हो गई, इंदिरा गांधी के पास सीटें कम हो गई। लेकिन क्या हुआ कि डीएमके ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट की वजह से इनकी सरकार बन गई। सरकार तो बन गई लेकिन बैसाखी वाली सरकार, ठीक है, बैसाखी वाली सरकार बनी, ठीक है, जिसकी वजह से सरकार तो बन गई लेकिन क्या हुआ फिर दिक्कत होने लगी। ठीक 1969 में जो है जैसे अब ये मतलब ये हुआ तो अच्छा वो तो खारिज हो गया था पहले बैंक नेशनलाइजेशन वाला, ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया, अब जैसे ही इनकी डीएमके के मिलके इनकी सरकार बनी तो इंदिरा गांधी अब देखो क्या कर रही है, ध्यान से देखिएगा। 1969 में इंदिरा गांधी ने 1969 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ठीक है। और कौन सी बैंक जिनके पास 50 करोड़ प्लस की जो है शेयर्स मतलब जो है रकम थी, ठीक है, जो वैल्यू थी 50 करोड़ से जो है ज्यादा जो इसके पास पैसा था उनका जो है 14 बैंकों का, कितनी बैंकों का 14 बैंकों का 14 बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन जो है इंदिरा गांधी ने किया। और आप ध्यान से सुनिए, नेशनलाइजेशन किया और समझिए दूसरी बात, अच्छा पहले एक बात ये समझ लो, नेशनलाइजेशन किया और नेशनलाइजेशन के साथ में इन्होंने कहा, अच्छा देखो पहले नियम क्या कहता था कि क्या ये बोलता था नियम कि अगर आप जो है किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप उसके लिए जो है उसका कंपनसेट करोगे, है ना। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि नहीं, ये नेशनलाइजेशन किया और उसमें क्या बोला कंपनसेशन में कि सरकार या तो फिर आप सरकार से सहमति कर लो, ठीक है, सरकार से सहमत हो जाओ, ठीक है, सहमत हो जाओ सरकार से। सरकार और जो है जो मर्चेंट है बैंक वाला है तो बैंक, सरकार और बैंक में जो है सहमति हो जाए, ठीक है, बैंक और सरकार, ठीक है, इसमें सहमति हो जाए, ठीक है, सहमति हो जाए। जिस अमाउंट पर उस पर अमाउंट जो भी होगा वो आप जो है मतलब सरकार जो है उस बैंक के मालिक को दे देगी, ठीक है। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो 100 करोड़ की बात हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की बात हुई और 100 करोड़ की बात पर सरकार और बैंक मालिक पर जो है सहमति बन गई तो सरकार 100 करोड़ को दे देगी और बैंक ले लेगी, क्लियर है। अब हुआ या तो फिर अगर ये नहीं मान रहे हो, ये अगर बात सहमत नहीं हो रहे हो तो क्या बोला, उन्होंने कहा कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और वो ट्रिब्यूनल जो है वो अमाउंट एक अमाउंट निर्धारित करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक अमाउंट जो है वो निर्धारित करेगा, सेट करेगा और वो अमाउंट जो है वो आपको 10 साल के बाद में मिलेगा, ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स 10 साल के बाद में वो जो है अमाउंट आपको दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये बोल दिया गया, ये कह दिया गया साफ शब्दों में कि शांति पूर्वक जो है मान जाओ सरकार की बात, तो कुछ जो पैसा मिलेगा, जो सहमति बनेगी वो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो चक्कर काटते रहो और ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करेगा वो 10 साल के बाद भी आपको मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के बहुत सख्त संदेश जो है समाज में दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है मतलब बिल्कुल जोश में आ चुकी थी और बहुत अच्छे से काम जो है अपना काम दिखाने लगी थी, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो, एक अंदर की बात कि जो बैंक नेशनलाइजेशन का जो ये काम किया, ये ऑर्डिनेंस पास किया, सोचो 2 दिन के बाद जिस तारीख को ये पास किया, मात्र 2 दिन 2 डेज आफ्टर क्या था, सेशन बैठना था, सेशन होने वाला था, ठीक है, 2 डेज आफ्टर सेशन होने वाला था। लेकिन वो सेशन का इंतजार नहीं किया और क्या कर दिया, ये इन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन के जो है घोषणा कर दी, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस लाके जो है इन्होंने घोषणा कर दी। मतलब ये साफ मैसेज देना चाहती थी कि हम गरीब आदमियों के लिए, हम गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये साफ मैसेज था, ठीक है, जनता के लिए।
सिर्फ सोच लो, सिर्फ 2 दिन की बात थी, लेकिन वो 2 दिन के जो है इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेंस लाई, ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये बैंकों का 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ 14 बैंकों का, तो एक इंसान है जिसका नाम है आरसी कूपर। ठीक है, आरसी कूपर, एक इंसान है आरसी कूपर। ठीक, बहुत पैसे वाले इंसान हैं। इनकी देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में और सेंट्रल बैंक में, ठीक है, इनकी बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस सेंट्रल बैंक, इनमें इनकी हिस्सेदारी थी। ठीक है, इसमें जो है इनकी हिस्सेदारी थी आरसी कूपर की। ये तुरंत भैया आओ न देखे ताओ, तुरंत पहुंच गए कहा, सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, मेरी तो मैं तो भैया रोड पर आ जाऊंगा, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया और इसमें तो कोई नियम कानून भी नहीं, और मेरा कंपनसेशन जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। तुरंत ये सुप्रीम कोर्ट भागते भागते गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से साहब कहने लगे, साहब आप जो है मेरी बात सुनिए, ये जो इंदिरा गांधी जो सरकार कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। पहली बात तो आप ये बताइए कि जब सेशन होने वाला था तो ये ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया है, और ऑर्डिनेंस के तहत ये क्यों लिया गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि ये ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है क्यों पास हुआ। ठीक है, दूसरी बात, पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो कंपनसेशन का जो कंपनसेशन ये जो दे रही है, ये कंपनसेशन का जो इनका आकलन है, ये प्रावधान जो इन्होंने रखा है वो चीज गलत है। कंपनसेशन का जो प्रावधान है ये गलत है। ठीक है, कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन जो है वो गलत है। और तीसरी बात बोली कि हमारे मौलिक अधिकार जो है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका भी ये हनन हो रहा है। ये 3 बातें जो है आरसी कूपर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रुको 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 रुको, शांतिपूर्वक जो है खड़े रहो और मैं इसको देखती हूँ। सर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा और कहा क्या कि हाँ सही बात है भाई, 2 दिन के बाद में जो है, हालांकि क्या है, जैसे ही सेशन पास हुआ, जैसे ही सेशन शुरू हुआ, इस ऑर्डिनेंस को इन्होंने पास करवा लिया, और पास करवाने से क्या हुआ, ये एक्ट बन गया, कानून बन गया। ठीक है, ये कानून बन गया, तो ये चीज तो कानून बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये चीज मतलब वाकई में मतलब बहुत गलत हुआ कि भाई देखो, पहली बात तो आपके भाई 2 दिन के बाद में, इतनी भी क्या जल्दी थी कि आप 2 दिन पहले आप करा रही हो। ठीक, आप 2 दिन पहले ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप कंपनसेशन दे रहे हो, वो भी आप गलत दे रहे हो, है ना, ये आपकी समझ लो एक दादागिरी है। और तीसरा जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो भी हनन हो रहा है। तो तुरंत, और मैंने देखिए आपको मैंने बताया है, ये बात मैंने आपसे कई बार ये चीज कह चुका हूँ पूरी क्लास में, कि जो फंडा है, जब सरकार मजबूत होगी, प्राइम मिनिस्टर जो है मजबूत होगा, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर मजबूत, सरकार मजबूत, तो सुप्रीम कोर्ट डाउन, और प्राइम मिनिस्टर अगर जो है वो नीचा है, ठीक है, मतलब कमजोर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और आप देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी सरकार जो है, सरकार उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है ना। आप देखिए कितनी सीटें, 283 सीटें, 22 सीटें केवल ज्यादा, और राज्यों में भी उतनी ज्यादा वो नहीं, चीजें नहीं है, इनकी सरकार नहीं है। तो क्या हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है, डिसीजन खूब ले रही है वो, नो डाउट, लेकिन सरकार कमजोर है। कमजोर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, और सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर का मैटर को देखते हुए तुरंत फटकार लगाई क्या, कि ये सरासर गलत है, और जजमेंट दिया कि जो है ये जजमेंट में 10:1 के रेशियो से जो है जजमेंट हुआ। 10 लोग एक सहमत था कि जो है ये इंदिरा गांधी के जो एक्ट है, ये कानून है, वो बिल्कुल गलत है, इसको खारिज किया जाए। तुरंत ये जो इनका कानून क्या हुआ, खारिज हुआ। कोई बात नहीं, खारिज हो गया। इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा कि हाँ ये चीज बहुत गलत हो रही, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी बात को मान नहीं रहा है, और मैं जनता के लिए काम करना चाह रही हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं ध्यान दे रहा है। कोई बात नहीं, झटका लगा, लेकिन तुरंत फिर से 1916 बीता, ये फैसला हुआ
तुरंत 1970 में हो। 1970 में जो अभी वादा कर रही थी इंदिरा गांधी, जो ये वादा कर रही थी, ये वादा इनको पूरा करना था। तो वादा को पूरा करने के लिए ये प्रिवी पर्सेस, अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रिवी पर्सेस को हटाने के लिए इन्होंने कदम उठाया। अब देखो प्रिवी पर्सेस पहले समझो, प्रिवी पर्सेस क्या है। देखो जब हम लोग आजाद हुए, ठीक है, 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो सरकार ने ये बोला, सरकार ने सॉरी, उस समय जो फ्रीडम फाइटर और ये सारे लोग थे, इन्होंने बोला किनसे, जो राजा महाराजा थे, इनसे बोला कि साहब आप शामिल हो जाओ, ठीक है, हमारे साथ देश में शामिल हो जाओ। और देश अब एक अखंड हो गया है, ठीक है, हम लोग आजाद हो गए हैं। अगर आप जो है अलग अलग अपनी नैया चलाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है, और ये चल नहीं पाएगा। और ये डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है, और इसमें जो है आप कैसे अपने में आपको मैनेज कर पाओगे, और हमको आपको भी देखना है ना, तो मैनेजमेंट चीजें हो नहीं पाएंगी। तो उसमें क्या हुआ, सरकार की बात को मानते हुए बहुत लोग शामिल हो गए। फिर क्या हुआ, लेकिन बात बहुत लोग नहीं शामिल हुए। अब हुआ क्या, 1949 में जब हमारा संविधान लागू नहीं, जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, फिर आखिरी बार इनसे बोला गया कि अच्छा अब तुम लोग भी जो बचे हो, तुम लोग भी जो है अब शामिल ही हो जाओ, क्योंकि अब हमारा संविधान लागू हो गया है, और संविधान मतलब बन गया है, और संविधान बन गया है मतलब कि अब तो तुमको आना ही पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम कर सकते हैं, तुम लोगों को दिक्कत ना हो इस वजह से हम लोग तुमको तुम्हारा खर्चा जो है देंगे, ताकि तुम लोग को जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तुम लोग राजा हो महाराजा हो, तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो इस मतलब वो तुमको महाराजा का पद और ये सारी चीजें जो है आप देश में शामिल होने के लिए और ये सारी चीजें खत्म करने के लिए इनको खर्चा का वादा किया गया कि आप आ जाओगे, इसके बदले तुमको खर्चा मिलेगा, इसके बदले तुमको सम्मान मिलेगा, इसके बदले तुमको उपाधि दी जाएगी, ठीक है। राजा महाराजा ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, और हम आ जाएंगे, लेकिन क्या भरोसा हम आ गए उसके बाद में तुमने नहीं दिया। इसको क्या करो, इसको संविधान में लिखाओ, इसको क्या करो, संविधान में इसको मेंशन कराओ, तभी हम मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। तो क्या किया गया भैया, बकायदा इस चीज को संविधान में लिखाया गया। संविधान में आर्टिकल 291 में जो है ये बात बोली गई है कि जो ये तुम्हारे प्रीवी पर्सेस, ये जो प्रीवी पर्सेस, अब समझ गए ना, प्रीवी पर्सेस माने होता है खर्चा, ठीक है, जो खर्चा दिया जाता है उसको प्रीवी पर्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 291 में प्रीवी पर्सेस के बारे में बोला गया है कि प्रीवी पर्सेस दिए जाएंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनना, प्रीवी पर्सेस दिए भी जाएंगे, और ये प्रीवी पर्सेस भैया टैक्स फ्री होंगे, ठीक है, टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स फ्री होंगे ये प्रीवी पर्सेस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये मतलब ये वहां से पैसा मिलेगा इनको, वहां से पैसा इनको दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है कि इसमें कोई वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई वोटिंग नहीं होगी, इसमें कोई वोटिंग नहीं होगी। जो पैसा दिया जाएगा इनको भत्ते के रूप में, उसमें पहली बात तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, मतलब इसमें कोई वोटिंग नहीं, कोई सांसद, कोई एमएलए को वोट नहीं करेगा कि इनको दिया जाए कि ना दिया जाए, कितना दिया जाए, मतलब जो निर्धारित है वो निर्धारित है, उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जो है वो चीज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, अच्छा 291 में ये बोला गया। दूसरी बात, 362 में आर्टिकल 362 में कुछ बातें बोली गई। आर्टिकल 366 के 22वें भाग में रूलर्स की परिभाषा बताई गई है। रूलर्स की परिभाषा बताई गई है कि रूलर्स माने क्या, रूलर्स माने क्या। तो ये सारी चीजें भाई आर्टिकल जब संविधान में हुई तब ये लोग क्या है, ये लोग शामिल हो गए,
ठीक है, राजा महाराजा शामिल हो गए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। तो इंदिरा गांधी क्या कर रही हैं, यही प्रीवी पर्सेस जो इतना लाखों करोड़ों, उस समय सोचो लाखों रुपए मिलता था, आज करोड़ों रुपए होगा, तो वो जो करोड़ों रुपए हम फालतू में इन लोगों को दे रहे हैं, वो करोड़ों रुपए अब नहीं दिया जाएगा। कौन कह रहा है, इंदिरा गांधी जी कह रही हैं कि ये जो पैसा इनको लाखों करोड़ों रुपए दिया जा रहा है वो अब नहीं दिया जाएगा, वो जनता के उत्थान के लिए, जनता के समाज के लिए जो है काम होगा उससे। ठीक है, तो प्रीवी पर्सेस को जो है ये खत्म कर रही है। ठीक है, और ऑर्डर निकाला इन्होंने बकायदा, इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर निकाला 1970 में कि ये प्रीवी पर्सेस जो है, ये प्रीवी पर्सेस खत्म कर जाए, और आर्टिकल 366 जो 22वां भाग है जिसमें रूलर की परिभाषा है, ये रूलर की परिभाषा ही बदल दी इन्होंने, इसमें चेंज कर दिया कि रूलर की परिभाषा माने वो नहीं कि रूलर की परिभाषा में है, नहीं, रूलर की परिभाषा में जो रूलर थे, समझ रहे हो, वो जो थे अब मतलब गायब, अब नहीं, कुछ नहीं, कोई रूलर नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल खत्म कर दी। अब देखो, जैसे भैया ये खत्म किया गया, रूलर्स खत्म हुए, तुरंत भैया जितने राजा महाराजा थे भैया इनकी तो बिल्कुल रोड पर आ गए ये लोग तुरंत। अब तुरंत क्या हुआ, इनकी तरफ से भैया कौन, माधव राव सिंधिया जो है केस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, माधव राव सिंधिया, ठीक है, सिंधिया जो है ये तुरंत भागते हैं कहा, सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं हुजूर ये क्या हो रहा है, और हमारे साथ में जो है बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ जो है बहुत गलत हो रहा है, और ये सारी चीजें जो हमारा जो अधिकार थे वो सब अधिकार भी छीन लिए गए, और हम लोग को जो सरकार भत्ता दे रही थी वो भत्ता भी नहीं मिलेगा। और बताओ अगर भत्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने आप को जो है कैसे संभालेंगे, हमारा और कोई साधन भी नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ, जैसे ही केस गया तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा कि जो है इंदिरा गांधी जी जो है बहुत मतलब जो है तानाशाही के रूप में जो है सारी चीजें कर रही हैं, तो इस वजह से ये जो प्रीवी पर्सेस वाली बात जो थी वो खारिज कर दी। उन्होंने कहा नहीं, जो चीजें चल रही थी वही होंगी, और कोई एक्ट और कोई जो है वो केस, कोई जो है ऑर्डर इनका जो है मान्य नहीं होगा। समझ में आया। अब देखो, अब 70 में ये बातें यहां तक जो है इन्होंने जो वादे देखो किया बैंक नेशनलाइजेशन के लिए, उनके लिए इन्होंने स्टेप उठाया इंदिरा गांधी ने। फिर उसके बाद में, फिर बैंक के बाद में, फिर जो है ये प्रीवी पर्सेस के बारे में हुआ, प्रीवी पर्सेस के बारे में जो है इन्होंने किया, लेकिन इनका कोई भी काम जो है चल नहीं पा रहा है। किसका, इंदिरा गांधी जी का कोई भी काम चल नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है आड़े आ रहा है, कोई काम इनका मकसद जो है हल नहीं हो पा रहा। इंदिरा गांधी जो है बिल्कुल तिलमिला गई, ये सारी चीजें जब बार बार झटका लग रहा है तो ये बिल्कुल तिलमिला गई। इन्होंने तुरंत राष्ट्रपति से अनुमोदन किया। ये राष्ट्रपति जी इलेक्शन जो है अगले साल होने वाले थे, इन्होंने कहा 72 में होने वाले थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है पहले करा लीजिए, क्योंकि हमारी सरकार जो है अल्पमत में है और हम कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर कोई पास करना चाहते हैं कुछ भी, वो पास नहीं हो पा रहा है। तो हुआ क्या, इन्होंने अच्छा हाँ, एक बात और समझ लो, ये जो प्रीवी पर्सेस था तो ये एक्ट ऐसे नहीं बना। एक्ट देखो कैसे हुआ, इसके लिए संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया, और इस एक्ट में ये पास नहीं हो पाया। कैसे, अब इसमें क्या हुआ था, 150 लोगों के मत चाहिए थे, 150 और 75 लोगों को। देखो लोकसभा में ये पास हो गया, राज्यसभा में जब गया तो 150 और 75 ऐसे चाहिए था रेशियो। 150 में से 149 लोगों ने वोट दिया, एक वोट की वजह से ये सोचो पास नहीं हो पाया था प्रीवी पर्सेस। ठीक है, प्रीवी पर्सेस जो है पास नहीं हो पाया। जब पास नहीं हो पाया तब जाके इन्होंने जो है ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के माध्यम से इन्होंने जो है रूलर की परिभाषा खत्म हो गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट माधव राव सिंधिया गए, सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि साहब ये जो है ये इंदिरा गांधी जो है इन्होंने गलत किया है, ऑर्डर निकाल के ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया। अब तिलमिला के जो है इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से अनुमोदन किया कि साहब जो है इलेक्शन जो है 1 साल पहले आप करा दीजिए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री है, इसके पास ये अधिकार होता है, ये कर सकता है। ठीक है, इन्होंने रिक्वेस्ट करा
राष्ट्रपति साहब ने जो है मान लिया कि हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से जो है ये इलेक्शन जो है क्या हुआ, 71 में ही ये जो है ये इलेक्शन हुई। इलेक्शन की जैसे तारीख जो है घोषित हुई, तुरंत जो है इंदिरा गांधी जो है जन जन के बीच में जाती हैं, अपनी सभा बुलाती हैं और सभा में जोर जोर से ये बात बोलती हैं कि भाइयों, मैं तो सरकार, मैं अपनी जनता के लिए, अपनी गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए जो बैंकें हैं, इनको बैंक आपके लिए मैं लाना चाहती हूँ, आपके लिए खोलना चाहती हूँ, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है। ठीक, मैं चाहती हूँ कि जो ये प्रीवी पर्सेस के नाम से करोड़ों रुपए जो है ये सब जमींदारों को दिया जा रहा है, जो राजा महाराजाओं को दिया जा रहा है, वो पैसा उनको ना दिया जाए, वो पैसा आपके लिए मैं इस्तेमाल करूँ। ठीक, मैं चाहती हूँ ये करूं, मैं चाहती हूँ अर्बन लैंड सीलिंग करूं, ताकि मैं गरीबों को जो है वो लैंड दे सकूं, भूमि दे सकूं, आप लोग को जमीन दे सकूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार जो है आड़े आता है और हमारी चूंकि अल्प मत में जो है ये सरकार है, तो हम जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमको भारी से भारी मत से जो है हमको जिताइए, ताकि जो है हम आपके लिए काम कर सकें। खूब सारे वादे जो है इंदिरा गांधी जी करती हैं और वादे का असर इतना जबरदस्त होता है जनता में, जनता भी देख रही होती है। जनता ने खूब अच्छे से, जब इलेक्शन हुआ, इतनी जबरदस्त तरीके से वोटिंग करी है, ये आपको यकीन नहीं होगा। जैसे ये वोटिंग हुई तो ये समझ लीजिए, इनको जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली। ठीक है, जो मैंने बताया था ना, कांग्रेस के दो पार्ट हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, ये पुरानी वाली थी। ठीक है, 352 सीटें जो है, 352 सीटें इंदिरा गांधी को मिली। ठीक है, और मात्र 16 सीटें जो है पूरी पुरानी वाली कांग्रेस को मिली। ठीक है, अब जो है यह इंदिरा गांधी के पास संपूर्ण शक्ति, पूरी लोकसभा उनके हाथ में, और इसी समय राज्यों में भी चुनाव हुए, राज्यों में भी पूरी जगह, सब जगह कांग्रेस 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 कांग्रेस, सब जगह कांग्रेस। अब इंदिरा गांधी जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है इनके पास शक्ति आ गई। क्यों? लोकसभा इनके हाथ में, राज्यों में सरकार इनके हाथों में, तो पूरी संपूर्ण ताकत जो है हाथ में इनके आ गई। अब जो है इंदिरा गांधी ने कहा कि आओ टाओ देखते हैं। इन्होंने सबसे पहला बदला जो लेना जब शुरू किया, वो क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान बार बार बांग्लादेश से जो है परेशान हो रहा था, तुरंत जो है युद्ध किया दिसंबर में, और युद्ध करते ही जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को जीता। ठीक है, बांग्लादेश जीतने के बाद में जैसे वो बांग्लादेश जीता और नया देश बना दिया, आप समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में जो है इनको जो है इनकी बहुत नाम हुआ इनका। ठीक है, और यहाँ तक कि जो है कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इंदिरा गांधी को बोला कि ये दुर्गा का अवतार है। इंदिरा गांधी जो है दुर्गा का अवतार है। कई जगह जो है ये बात बोली गई है, कई जगह जो है मैगजीन, कई न्यूज़पेपर, नेट पर जो है आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये मैटर शांत हुआ। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो अब ये तो हो गया, अब चलो अब दूसरा, अब एक एक से बदला जो है सबसे लेंगे, और बदला भी कह लो या कुछ भी कह लो। ठीक है, अब एक एक मामले में जो है इन्होंने क्या किया, तुरंत संशोधन करना स्टार्ट किया। 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन, ठीक है, 27, 28, 29वां संशोधन, लगातार एक साल में सारे संशोधन कर डाले। और ये संशोधन कुछ और नहीं थे, ये संशोधन वो जो पिछले घाव थे ना, उस घावों को पाटने के लिए था। 24वां संशोधन गोलकनाथ का जो केस था, उस गोलकनाथ को केस को निपटाना था। ठीक है, गोलकनाथ का जो केस था उसी को निपटाना था, सेटल आउट करना था। क्या बोला, ये केस में जो है, अब देखो गोलकनाथ का केस एक बार याद करिए। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, जजमेंट ये हुआ था, 11 जजों की बेंच बैठी थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये हुआ था कि ये आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर जो है जो 368 है, ये एक ही सर्कल में आते हैं, और आर्टिकल 13 में सब फंडामेंटल राइट है, और उनका जो है उल्लंघन हुआ तो मतलब उसका उल्लंघन किसी भी प्रकार का जो है आप नहीं कर सकते हो। वो आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन के द्वारा भी अगर आप करते हो तो ये जो है
सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। तुरंत जो है इंदिरा गांधी ने ये संशोधन में क्या लिख दिया, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिख दिया। क्या लिख दिया? आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में साफ साफ बातें लिख दिया। क्या? आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा था? आर्टिकल 13 में 3 पार्ट पहले से थे, चौथा पार्ट जुड़वा दिया। ठीक है। आर्टिकल 368 में पहले से 2 पार्ट थे, अब तीसरा भाग जुड़वा दिया। ठीक है, तीसरा भाग जुड़वा दिया और दोनों में एक ही बात लिखवा दिया। क्या? आर्टिकल 13(4) में लिखवाया कि आर्टिकल 13 मतलब आर्टिकल 13 में जो भी संविधान संशोधन होगा, ठीक है, जो भी कानून बनाया जाएगा, ठीक है, इसका नहीं मतलब इसमें 13(4) में लिखाया कि इसका कोई संबंध आर्टिकल 368 से नहीं होगा और 368(3) में लिखाया इसका कोई संबंध 13 से नहीं होगा। खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक है। और इससे क्या होगा? गोलकनाथ वाला केस तुरंत पलट गया। गोलकनाथ वाला केस जो बोला था आर्टिकल 13 और वो 368 क्या है, एक ही है, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, 13 अलग है और 368 अलग है। बिल्कुल वही वाला फैसला हो गया। कौन? शंकरी सिंह वाला। ठीक है, शंकरी सिंह वाला जो शंकरी प्रसाद वाला जो मैटर था, वो मैटर सामने वही वाला जजमेंट आ गया। ठीक है। फिर आते हैं 25वां संशोधन, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन आरसी कूपर को सेटल करने के लिए समझ लो ये हुआ। इसमें बोला गया क्या कि आर्टिकल 31 में आपने देखा था ना, आर्टिकल 31 में ए और बी था। ठीक है। इसमें क्या किया? आर्टिकल 31 सी जुड़ा दिया और जुड़ा के लिखा, इस जुड़ा के क्या लिख दिया कि अगर कोई कानून बनता है, अगर कोई कानून बनता है और खासकर 39B और 39C के पक्ष में अगर कोई कानून बनता है तो उस पर आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 31 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ शब्दों में लिखवा दिया, सरल भाषा में लिखवा दिया। क्या कि आर्टिकल 39 इसमें सी में लिखा दिया कि आर्टिकल नंबर 39 डीपीएसपी जो है ना 39 मतलब ये क्या है? आर्थिक समानता। ये आर्थिक समानता के बेसिस पर ये बन रहा है। आर्थिक समानता के पक्ष में खासकर 39B और C में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसका प्रभाव 14 और 19 और 31 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनको सेटल कर दिया, आरसी को प्रसाद को सेटल कर दिया। आओ 26 में प्रीवी परसेस वाला मैटर जो उछला था, प्रीवी परसेस वाला मैटर जो शांत हो गया था। प्रीवी परसेस में क्या बोला? तो प्रीवी परसेस में क्या था? 26 में ऐसे आर्टिकल 291 में क्या बोला गया था? प्रीवी परसेस बोला गया था, प्रीवी परसेस। ठीक है, ये देखो लिखा है। ठीक है, और कौन सा था? 362। ठीक है, ये दोनों ही आर्टिकल खत्म कर दिए। ठीक, खत्म कर दिए, खत्म ही कर दिए, बिल्कुल कुछ नहीं। प्रीवी परसेस नाम पे कुछ भी नहीं। आर्टिकल 362 में कुछ भी लिखा था? कुछ भी नहीं। 366 का 22वां भाग जो था इसमें संशोधन कर दिया, रूलर की परिभाषा ही चेंज कर दी। वो क्या लिखा है जो मैंने बताया था आपको कि रूलर क्या होगा? रूलर जो थे अब कुछ नहीं। ठीक है, अब रूलर कुछ नहीं, बिल्कुल ये परिभाषा जो है ये चेंज कर दिया। रूलर माने क्या? जो थे, अब कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये 3 संशोधन होते हैं, बिल्कुल समझ लो इतनी जबरदस्त तरीके से जो है इनकी जबरदस्त तरीके से ख्याति होने लगती है और पूरा धुआं हो जाता है। आप समझिए ये 3 संशोधन से मतलब सब के सब नतमस्तक हो गए। सुप्रीम कोर्ट तक जो है बिल्कुल ढीला पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम चल गया कि भाई जो है अब वही चीज है कि सरकार बड़ी जो है बहुत ताकतवर है, सरकार भी ताकतवर है और सरकार के चलाने वाला इंसान प्रधानमंत्री वो बहुत सब ताकतवर है। भाई केंद्र में पूरी लोकसभा उनके हाथ में, राज्यों में सरकार उनके हाथ में, आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, साफ जो शब्दों में जो है पूरा बता दिया गया। अब आते हैं 29वें संशोधन जो अभी बचा था ना, 29वें संशोधन में 1972 में
29वें संशोधन में क्या हुआ कि केरल में एक लैंड रिफॉर्म का जो कानून बनाया गया था, उस कानून में केरल लैंड रिफॉर्म का एक कानून था। उस लैंड रिफॉर्म में जो है कुछ दिक्कतें थी, कुछ दिक्कतें की वजह से उसको पालन जो है नहीं करा पा रही थी सरकार। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस केरल लैंड रिफॉर्म के कानून को 9th शेड्यूल में रख दिया। क्या कर दिया? 9th शेड्यूल में रख दिया। ठीक है, केरल देखो 29 वाला देख लो, 29 शेड्यूल 1972 क्या बोला? केरल लैंड रिफॉर्म का कानून था, इसको किस में रख दिया? इसमें 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया। चलो 9th शेड्यूल में चला गया, मतलब क्या होगा? कोई भी उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं। ठीक, जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं, बढ़िया जो सरकार जैसे चाहेगी वैसा अपना काम कर सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ये चीज गई तो क्या हुआ कि एक स्वामी थे वहां पर, स्वामी के शंकराचार्य के पद पर एक स्वामी वहां पर तैनात थे उस समय। उस पीठाधीश थे, मतलब शंकराचार्य के पद पर। उनका नाम था स्वामी केशवानंद भारती। ठीक है, ध्यान से सुनना, भी केस आ गया है। ठीक है, क्या नाम था? स्वामी केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो है इस पर पीठासीन थे। ये कानून, ये जो अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट से इनके ऊपर क्या असर पड़ा? इनका मठ का पूरा परिसर था, पूरी जमीन थी। और तो इस एक्ट की वजह से क्या हुआ? इनकी मठ की मैनेजमेंट की जो भी शक्ति थी वो छीन गई। और छीनने की वजह से क्या हुआ कि भाई इतना बड़ा मठ, इतना मतलब काफी बड़े एम्पायर था उनका। ठीक, और उससे कई और भी बिजनेस चल रहे थे, जिससे सारा मतलब खर्चा वर्चा सब आता था, संचालन सब होता था, मठ को पैसे मिलते थे। सारी की सारी शक्ति जो है छीन ली गई आर्टिकल नंबर 29वें संशोधन से। आप भैया स्वामी केशवानंद भारती का सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वकील के माध्यम से। वकील कौन है? नानी पालकी वाला बहुत जबरदस्त जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट कह सकते हैं। ये जाते हैं और सरकार के सामने ये बोलते हैं कि अब देखिए, अब ये इनका पक्ष क्या है, ये कौन से ग्राउंड को लेके गए हैं। वो ये जो केशवानंद भारती केस है, इसमें कौन से जो है चीजें लेके गए हैं, इनका ग्राउंड क्या है। सबसे पहली बात, जो 29वां संशोधन हुआ है इसी के अगेंस्ट में चले गए। ठीक है, मतलब जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल जो कह सकते हैं, 9th शेड्यूल जो है उसमें जो है चले गए। ठीक है, 29वां संशोधन। और लगे हाथ थोड़ा अपना केस मजबूत करने के लिए केशवानंद भारती का जो केस था, केशवानंद भारती को जो सेटल किया था 24वें संशोधन से, तो 24वां संशोधन और 25वें संशोधन से बैंक नेशनलाइजेशन आरसी कूपर, 25वें संशोधन, इन तीनों संशोधन को जो है लेके चले जाते हैं। गोलकनाथ के केस को भी जो है रिवाइव करने के लिए, उसको पुनर्विचार के लिए जो है ये चले जाते हैं। गए भैया, सारी खूब दलीलें अपनी पेश करी, खूब कायदे से मतलब जो है सुनवाई हुई दोनों तरफ से, सरकार के पक्ष से है ना, और केशवानंद भारती के पक्ष से खूब कायदे से सुनवाई हुई। सारी सुनवाई हुई। सुनवाई में अच्छा देखिए, आप सरकार अभी तेज है, सरकार बहुत पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट डाउन है, लेकिन चूंकि इतने जो संशोधन ये कर दिए, इतने ताबड़तोड़ संशोधन जो हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो है ताक में था कि जिस हिसाब से इंदिरा गांधी जी जो सरकार में संशोधन कर रही है संविधान में, वो कुछ चीजें जो है वो ठीक भी हैं। भाई अगर हम सामाजिक आर्थिक की बात, आर्थिक जो है समानता की अगर बात कर रहे हैं और उसको अगर संविधान में फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, तो ये बात गलत भी है कि उसकी वजह से जो है सामाजिक जो है समानता नहीं आ पा रही है। तो ये चीज संशोधित किया जा सकता है।
फंडामेंटल राइट को जो है संशोधित करना अलाउड करना चाहिए। जो गोलकनाथ केस में जो है जो इन्होंने संशोधन किया है 24वां, तो वो सही एक प्रकार से संविधान जो है संशोधन किया जा सकता है, गलत नहीं है। संविधान संशोधन 24वां संशोधन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहसें हुई, बहुत सारी चीजें दलीलें पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद में क्या जजमेंट देता है कि आर्टिकल मतलब संविधान संशोधन 24, संविधान संशोधन 25 और जो संविधान 29, 24, 25, 26 तीनों 24, 25 और 26, ये तीनों संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही माना। उन्होंने कहा कि गोलकनाथ का जो केस में जो डिसीजन जो हुआ था वो सही नहीं था। वो अगर सरकार को काम करने में, आर्थिक समानता लाने में अगर दिक्कत हो रही है, फंडामेंटल राइट्स आड़े आ रहे हैं, तो ये चीज गलत है और सरकार उसको जो है अमेंड कर सकती है। सरकार को अगर गरीबों को धान के लिए अगर कुछ करना है, अगर भूमि अगर लेगी नहीं तो गरीबों में बांटेगी कैसे? और फिर अगर जैसे संविधान को अगर उनको पैसे देगी अगर, ठीक है, तो अगर मान लो जो कंपनसेशन जो बोला गया था, कंपनसेशन अगर पूरा उसको देगी तो फिर इससे बेटर है उनको ना देके फिर जनता के लिए कोई काम कर दे। तो ये चीज बिल्कुल सही है। ये संविधान संशोधन जो किया है गोलकनाथ वाला वो सही हुआ है। 25वां संशोधन जो किया है वो भी सही है। 26वां संशोधन है वो भी सही है। लेकिन जो ये लेकिन है ना, ये लेकिन जो है बहुत बड़ी बात रहेगी। बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद में जजमेंट में बोला गया कि तीनों संविधान संशोधन सही है और सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, संसद कर सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि संशोधन करते समय ऐसा ना हो कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ही ढह जाए या बेसिक स्ट्रक्चर को कोई आत्मा को चोट लगे, ये ना करे। अगर ये करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है खारिज कर देगा। और बता दें, सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि संविधान का कोई भी संशोधन है वो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो सही है। जुडिशियल रिव्यू किस बात का होगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो समाप्त कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और ये फैसला जो है, जो डेट मैंने लिखाई थी 24 अप्रैल 1973, इस तारीख को जो है ये फैसला आता है। और ये फैसले में समझ लीजिए संविधान को बदल दिया। संविधान को स्टडी करना, क्या चीजें कैसे उसको समझना है, कैसे उसको संशोधित करना है, पूरी बात को क्लियर कर दिया। एक्सेप्ट किया गया, इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर ही सकते थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंदिरा गांधी को हटाया नहीं, मान ही लिया। भाई जितने भी संविधान संशोधन इन्होंने किए सब कुछ मान लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात बता दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी अपने काम कर रही थी तो उसमें जो है संविधान को ही बदल दे, जिस तरीके से संविधान जिस तरीके से धार धड़का से जो है कर रही थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सरकार ने बोला, सरकारी वकील ने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, क्या है?
वह चिंता ना करो, समय समय पर जो है हम आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे कोई केस ऐसा आएगा तो हम बताते रहेंगे क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि आप समझ सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमारे देश की आत्मा है। डेमोक्रेसी के माध्यम से हम लोग उभरे हैं और सारी चीजें आज की डेट में हो रही हैं। डेमोक्रेसी हो गया। तो ये सारी चीजें समय समय पर हम बताते रहेंगे। ये सारी चीजें जो है आप नहीं चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी पार्ट को जो है आप प्रीएम्बल तक प्रस्तावना भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू जो है जरूर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग था लंबा हो गया, काफी समय बाद आपको मिल रहा है, लेकिन चूंकि मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज आपको दी जाए ताकि जो है आपका दिमाग खुले। और उम्मीद करता हूं ये क्लास जो है बहुत लंबी है, लेकिन आपकी जो है क्लास सुन के समझ के आपका दिमाग खुल गया होगा और आप जो है बहुत सारी चीजें आपको जो है को रिलेट कर पाओगे आज की डेट में भी और पिछले डेट में भी जो है जो चीजें होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, जो लोग नहीं करे हो शेयर करना ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, और लाइक करना, कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।